हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन, तुम सबों का विशु सर, अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में जो टॉपिक हम तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, इसको पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, आजकल के मॉडर्न रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में हम लोग इसी वाल्व का यूज करते हैं। रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर से आ रहा है, कंडेंस लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ये बड़े ही हाई प्रेशर पर है, लेकिन इसको यहां पर एक बड़ा नैरो पैसेज दिखता है, रास्ता बड़ा सांकरा है। तो रास्ता के फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, रास्ता के फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, थ्रोटलिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगा P2 प्रेशर से, वो कम हो जाएगा। रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगा P2 प्रेशर से, वो कम हो जाएगा, प्रेशर में ड्रॉप होगा। और इसके बाद ये ड्रॉप्ड प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में चला जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर पुश रॉड के साथ कोई स्प्रिंग नहीं है, इसलिए यहां पर P3 प्रेशर नहीं है, केवल P2 ही है। और थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में इधर P2 और इधर P3 था, देखे होंगे आप लोग, क्योंकि वहां पर एक स्प्रिंग था जो P3 प्रेशर अप्लाई कर रहा था। यहां पर ऐसा नहीं है, जो रेफ्रिजरेंट यहां निकला, तो जिस प्रेशर से यहां निकला है उसी प्रेशर से यहां गया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, क्या है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व इज ए प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिक्विड रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को रिड्यूस कर रहा है, विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्रॉम कंडेंसर प्रेशर टू इवेपोरेटर बाय थ्रोटलिंग प्रोसेस। जो हमारे रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कहाँ से भाई, कंडेंसर प्रेशर से कहाँ तक, इवेपोरेटर प्रेशर तक रिड्यूस करके ला रहा है थ्रोटलिंग प्रोसेस के द्वारा। और एक चीज ध्यान देना, इसमें मान लेते हैं हमारे इवेपोरेटर के अंदर में जो प्रेशर है वो 5 बार है, इवेपोरेटर के अंदर में जो प्रेशर है वो 5 बार है। तो ये वाल्व का एक बड़ा खासियत है, ये वाल्व का एक बड़ा खासियत है कि इवेपोरेटर में अगर प्रेशर 5 बार है तो वो इवेपोरेटर के प्रेशर को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, इसको अभी हम समझेंगे। बिसाइड रिड्यूसिंग द प्रेशर, प्रेशर को रिड्यूस करने के साथ साथ दिस टाइप ऑफ वाल्व आल्सो मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर इन द इवेपोरेटर। इस तरीके के वाल्व इवेपोरेटर में एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए डायफ्राम, इसमें एक डायफ्राम होता है, हुज वन साइड इज अटैच्ड टू द एडजस्टेबल स्क्रू विथ स्प्रिंग, जिसका एक साइड एक स्क्रू के साथ अटैच है स्प्रिंग के द्वारा। द स्क्रू इज सो एडजस्टेड, आपका स्क्रू इस प्रकार से एडजस्टेड है that it exert pressure through the spring, ये स्प्रिंग के द्वारा डायफ्राम के एक साइड पर प्रेशर अप्लाई करेगा, मान लेते P1, और ये P1 किसके बराबर होगा, P2 के बराबर, यानी कि इवेपोरेटर प्रेशर के बराबर होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ऑन अदर साइड ऑफ डायफ्राम, रेफ्रिजरेंट कमिंग आउट आफ्टर थ्रोटलिंग प्रोसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वल टू इवेपोरेटर प्रेशर। और जो दूसरा साइड होगा डायफ्राम का, यहां पर रेफ्रिजरेंट प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और वो प्रेशर किसके बराबर होगा, तो जो इवेपोरेटर में प्रेशर हमें चाहिए रेफ्रिजरेंट का, उसके बराबर होगा। व्हेन द लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्रेशर कमिंग आफ्टर थ्रोटलिंग प्रोसेस इज लेस देन इवेपोरेटर प्रेशर। अब मान लेते हैं कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा थ्रोटलिंग के बाद आ रहा है, हो सकता है कि रास्ता ज्यादा सांकरा हो, इसके वजह से ज्यादा थ्रोटलिंग हो गया हो, इसके वजह से थ्रोटलिंग के बाद जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट निकलेगा उसका प्रेशर ज्यादा ड्रॉप हो गया हो, P2 घट गया हो, इवेपोरेटर में प्रेशर 5 बार चाहिए, हो गया होगा 3 बार, चाहिए 5 बार, हो गया 3 बार, मामला गड़बड़ हो गया। तो अब क्या होगा, सुनिए। व्हेन द लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्रेशर कमिंग आफ्टर थ्रोटलिंग प्रोसेस इज लेस देन इवेपोरेटर प्रेशर, जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट थ्रोटलिंग के बाद जो निकल रहा है इसका प्रेशर इवेपोरेटर में जो प्रेशर होना चाहिए उससे कम है,
When the liquid refrigerant pressure coming after throttling process is less than evaporator pressure, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट थ्रोटलिंग के बाद आ रहा है, इसका प्रेशर अगर इवापोरेटर में जो प्रेशर होना चाहिए उससे कम है, P1 कितना है इवापोरेटर प्रेशर यानी कि 5 बार के बराबर, और ये P2 अब कितना हो गया 3 बार। तो अब बताइए क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, अब बताइए क्या होगा, आपका डायफ्राम किधर जाएगा, डाउनवर्ड कि अपवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जाएगा। अपवर्ड जाता तो रास्ता छोटा होता, डाउनवर्ड जाएगा तो रास्ता बड़ा होगा। डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड एंड ओपन्स द पैसेज, और पैसेज को खोलेगा। द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट गोइंग इनटू इवेपोरेटर इंक्रीज, और हम बताएं कि रास्ता अगर बड़ा होगा तो जो रेफ्रिजरेंट की मात्रा इवेपोरेटर में जा रही है वो बढ़ेगी, और द अमाउंट ऑफ लिक्विड अगर बढ़ रहा है तो आप लोग पढ़े होंगे इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर में, अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लो अगर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है। इंक्रीजेस दिस अगेन मेंटेन द कांस्टेंट इवेपोरेटर प्रेशर, और जब अमाउंट ऑफ फ्लूइड या अमाउंट ऑफ लिक्विड जब इवेपोरेटर में जा रहा है वो अगर बढ़ेगा तो फिर से प्रेशर बढ़ के किसके बराबर हो जाएगा, 5 बार के बराबर हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू कहने का मतलब ये है कि अगर P2 जो है थ्रोटलिंग के बाद जो प्रेशर है वो इवापोरेटर प्रेशर से अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, P2 ज़्यादा P1 कम, तो ये पुश रॉड ऊपर जाएगा और अमाउंट ऑफ रास्ता छोटा हो जाएगा, और अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट जो अभी इवापोरेटर में जाएगा वो कम जाएगा। इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट अगर कम हो रहा है इसका मतलब प्रेशर में कमी आ जाएगा और फिर इवापोरेटर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो यही आपका ऑटोमेटिक एक्सपेंशन भाल था माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में इवापोरेटर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।